गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जून 2 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आज कुछ नए और कुछ पुराने टॉपिक करने वाला हूं। वैसे आज मोस्टली टॉपिक नए हैं और कुछ टॉपिक जो हम लोगों ने पहले थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड। पहले मैंने आपको इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में बताया हुआ है, मोदी पुतिन रिलेशन के बारे में और इंडिया रशिया रिलेशन के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। बाकी मोस्टली टॉपिक यहाँ पे बिल्कुल ब्रांड न्यू होने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग उदयपुर किलिंग के बारे में बात करेंगे। जीएस पेपर 1 में हमारा जो टॉपिक होता है कम्युनलिज्म, उसके बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। और तमिल बाइबल स्टोलन हो गया भैया, तो ये थोड़ा हम लोग आर्ट एंड कल्चर वाले पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इसको जाके कर सकते हैं। तो जीएस पेपर 1 से कवर किया है, पेज नंबर आपको साइड में दिया हुआ है। फ्रिंज एलिमेंट्स इन सोसाइटी, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली आज का एडिटोरियल सेक्शन है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं, इंडिया में जो इस्लाम है वो किस तरह से दुनिया के इस्लाम से अलग है। हमारे मुस्लिम्स के जो कंसर्न्स हैं इंडिया में रहने वाले, उनके कंसर्न जो है वो कैसे अलग हैं अरब कंट्री के जो है मुस्लिम से, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। एडिटोरियल सेक्शन है, पेज नंबर 6 ये दिया हुआ है। और ये उदयपुर किलिंग अन इस्लामी जो थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट हो गया, इसका थोड़ा देख सकते हैं। पेज नंबर 8 पे है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे पेज नंबर हम लोगों ने मेंशन नहीं किया था। बैंक ब्यूरो, बोर्ड ब्यूरो, इसके बारे में पहले हम लोगों ने बात नहीं किया, बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है, जीएस पेपर 3 से है और काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी गवर्नमेंट किसी पुराने इंस्टीट्यूशन को या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस करती है किसी नए इंस्टीट्यूशन से, वो हमेशा हमारे एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया था नीति आयोग के द्वारा, तो कई बार वहां से सवाल पूछे गए, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो ये जो सवाल है ना, वो एक्चुअली आपका इंडियन एक्सप्रेस से पूछा गया है, द हिंदू से नहीं है। एक एक्स्ट्रा आर्टिकल मैंने आपके वहां से डाल दिया है। और इंडिया रशिया रिलेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, जीएस पेपर 2 से कवर कर सकते हैं इसको हम लोग। जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशनशिप से पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है। लेकिन पर्सनली मैं आपको ज्यादा यहाँ पे ना डिफेंस के बारे में बताऊंगा, इंडिया रशिया डिफेंस रिलेशनशिप के बारे में। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। तो बढ़ते हैं सीधा आज के न्यूज के ऊपर। लेकिन जो है आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, और जिस भी बच्चे को एडमिशन के बारे में, क्योंकि हमारा मतलब कल से हमारा फाउंडेशन कोर्स शुरू होने वाला है, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, 9289130503, ठीक है। पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। यहाँ पे ये फॉर्म भी दिया हुआ है, नीचे जाकर फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हो। हर तरह की कोई भी आपके मन में कंसर्न है, आप यहाँ पे पूरा कर सकते हो। लेकिन किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। डेली क्विज होता है, वीकली हम यहाँ पे आपका टेस्ट लेते हैं, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप प्रोग्राम, एडिशनल वैल्यू एडिशनल मटेरियल, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन आज के दिन इतिहास में बहुत जबरदस्त घटना हुई थी। आज के दिन 2 जुलाई 1972 को शिमला में एग्रीमेंट हुआ था, किसके बीच में? इंदिरा गांधी जी के बीच में और जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, कहां के? पाकिस्तान के। देखिए, इससे पहले एक पाकिस्तान हुआ करता था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। भैया हम लोगों ने फिर क्या किया? ईस्ट पाकिस्तान को काट दिया और उसको बना दिया गया एक नया बांग्लादेश अलग बना दिया। अब वो कहानी आपको सारी पता है। तो हुआ ये कि जब वो वॉर एंड हो गया, 1971 में ही वॉर एंड हो गया था, लेकिन 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर अभी भी हमारे यहां पे थे, जिन्हें कहा जाता है प्रिजनर ऑफ वॉर। मतलब ऐसे तो 90,000 से ज्यादा थे, लेकिन भैया 90,000 वालों ने तो सरेंडर ही किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में आज तक का किसी भी एक्टिव मिलिट्री के द्वारा यह सबसे बड़ा सरेंडर है। और यह कारनामा किसने किया? हमारी इंडिया की फौज ने किया। तो अगले साल इनको छुड़वाने के लिए, और जो इंडिया ने टेरिटरी एक्वायर किया था पाकिस्तान का, उसको लेने के लिए बेसिकली ये ट्रीटी हुआ था। अब इस ट्रीटी के बारे में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी हैं कि क्यों इंदिरा गांधी ने जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को नहीं लिया, क्यों उन्होंने ओवरनाइट अपना डिसीजन चेंज कर लिया, और उस समय सेटल हो सकता था सब कुछ करके, क्योंकि उस समय पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी नहीं था, है ना। इंडिया भी न्यूक्लियर पावर नहीं था, क्योंकि 1974 में ही हम लोगों ने सबसे पहले न्यूक्लियर यहाँ पे किया था। अच्छा, एक टॉपिक आप और इसमें ऐड कर लीजिए ऊपर, जो आज हम लोग करने वाले हैं, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी। ये मैं आपकी पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। लेकिन आज इसको हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में।
तो ये सारी चीजें हुई थी उस समय में, तो आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे देख सकते हो कुछ चीजें यहाँ पे पेपर पे हुई थी, कुछ चीजें यहाँ पे जो है वो ओरली बोली गई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने प्रोमिस किया था इंदिरा गांधी जी को कि वो एलओसी के बारे में बहुत जल्दी डिसीजन लेंगे, एलओसी में डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन जैसा आपको पता ही है, पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है, जितनी बार उन पर हम लोग भरोसा करते हैं हमारी पीठ में छुरा ही घोंपा जाता है। लेकिन ये गलती इंडिया वालों की भी है, हम लोग सीखते नहीं है। क्योंकि देखिए 1972 में तो वो हुआ ही था, 1994 में भैया फिर वो सियाचिन वाला इशू हो गया, जिसमें ऑपरेशन मेघदूत जो है वो चलाया गया। फिर 1998 में कारगिल वॉर हुआ, 1998-99 में कारगिल वॉर हुआ, फिर से उन्होंने छुरा घोंप दिया। और जो सीज फायर वायलेशन होता रहता है, और जो टेररिस्ट लोगों को जो वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, पैसा देते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। तो वो थोड़ी थोड़ी थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन पहला जो टॉपिक है वो है उदयपुर किलिंग अन इस्लामिक मुस्लिम बॉडीज। तो बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे जमात उलेमा ए हिंद, जमात इस्लामी हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जामा मस्जिद के जो इमाम हैं, सभी ने उदयपुर में जो इतना एक ग्रुसम और हीनियस तरीके से जो उसको मारा गया है, टेलर थे जो उनको कन्हैया लाल उनका नाम था, उनको मारा गया है, तो उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया उन्होंने कहा है कि अन इस्लामिक एक्ट है, कोवार्डिस एक्ट है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उसकी वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये टेररिस्ट एक्ट है, ऐसा उन बॉडीज ने यहाँ पे बोला है। तो देखिए यही है हमारे यहाँ की ब्यूटी। अगर एक दो आदमी इस तरह का कुछ काम कर देते हैं गलत, वो किसी भी धर्म से हो सकता है, किसी भी कम्युनिटी से हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कम्युनिटी ही उसको सपोर्ट करती है। और जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे इसको देख सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉपी ऑफ तमिल बाइबल स्टोलन फ्रॉम सरस्वती महल ट्रेस्ड टू लंदन। देखिए 2005 में ये बाइबल चोरी की गई थी, ठीक है। 2005 में चोरी करने के बाद अभी क्या है 2022, 17 इयर्स के बाद इस कॉपी को लंदन के एक म्यूजियम में स्पोर्ट किया गया, और अब जाके हमें वो शायद मिल सकती है, क्योंकि ये चोरी की गई थी, खरीदी नहीं गई थी, ठीक है। थोड़ा सा आपको बताता चलता हूं। देखिए तंजावुर में लाइब्रेरी, थोड़ा ध्यान देखना है आपने, सरस्वती महल लाइब्रेरी कहां है, तंजावुर में है, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। वहां पे जो है इसको ट्रेस किया गया है, किसके द्वारा, आइडल विंग सीआईडी पुलिस के द्वारा। सीआईडी को तो आपको पता ही होगा ना, बहुत सारा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लंदन में इसको ट्रेस किया है। ये तो हो गई छोटी सी बात। अब बात यह है कि सबसे पहला जो तमिल ट्रांसलेशन प्रिंट हुआ था न्यू टेस्टामेंट का, ओल्ड टेस्टामेंट का नहीं, बाइबल के दो पार्ट होते हैं, ओल्ड और न्यू, ये हम लोग न्यू की बात कर रहे हैं। 1715 में जो है इसको सबसे पहले प्रिंट किया गया था। एक मिशनरी थे, ठीक है, जिनका नाम था ज़ीगेबेल्ट, ठीक है। कहां से बिलोंग करते थे, डेनमार्क से बिलोंग करते थे, ठीक है। और ये कहां पैदा हुए, नहीं पैदा हुए, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए डेनमार्क से पैदा हुए थे, राइट। उन्होंने जो है इसको किया था, प्रिंट किया था सबसे पहले। ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बाद में जो है वो वहां के जो राजा थे तंजावुर के, तुलाजी राजा जी, उनके खास मित्र भी थे, उन्होंने उसको गिफ्ट भी किया था। उनकी दोस्ती के काफी किस्से सुने जाते हैं वहां पे। खैर उतना हमारे लिए काम की चीज नहीं है, काम की चीज यह है कि सरस्वती महल लाइब्रेरी कहाँ है, तंजावुर के अंदर है। क्यों न्यूज में है, इसलिए न्यूज में है क्योंकि वहां पे तमिल जो फर्स्ट बाइबल थी वो चोरी हो गई थी। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में दो यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नागरा स्टाइल टेम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर डेवलपमेंट। दो क्वेश्चन है, स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, सही आंसर फाइंड आउट करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में आप देखिए कई ना बार यार, मतलब आपके साथ अब मेरा पर्सनल रिलेशन हो ही गया है, तो आपको क्या करना है, देखिए कई बार मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि इतने सारे बच्चे जो है हमारी वीडियो देखते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे लाइक करते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, जैसे आप वीडियो पे आते हो तो वीडियो को लाइक किया करो यार, और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जिस टाइम भी आप देखते हो, थैंक यू वेरी मच, कुछ ना कुछ कमेंट दे सकते हो, जो चीज आपको लगा है कि आज बहुत अच्छी है, आज की न्यूज़पेपर के एनालिसिस में बेस्ट चीज आपको क्या लगी है और वर्स्ट चीज क्या लगी है, कुछ सजेशन आप दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। अरे इतना भी समय नहीं है, कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हो वीडियो को। तो लाइक करे बिना किसी भी बच्चे को आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है।
हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम शायद 1 लाइक तो हम लोग डिजर्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स पास्ट आइडियोलॉजी। इसके बारे में खास नहीं आर्टिकल, लेकिन आपको इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बता देता हूं क्या है। इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर प्रोग्राम, देखिए पहले प्रोग्राम आएगा फिर पॉलिसी आएगा। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया में जो है 1940s में ही शुरू हो गया था। उसमें नेहरू जी थे तो वो साइंस को बहुत मानते थे, राइट। तो होमी जहांगीर भाभा जी हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड हुआ करते थे, राइट। अब देखिए क्या बात है। एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो 1968 में बनाई गई। इसका मतलब यह हुआ कि 1968 तक जिन कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन थे उनको रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुननी है। 1968 तक जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन थे उनको न्यूक्लियर वेपन जो है डिक्लेयर किया गया था, और जिसके अंदर जो है 5 कंट्री थी जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर है। ये भी आपने ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय इंडिया को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। पहली बात तो उस समय इंडिया के पास था ही नहीं न्यूक्लियर वेपन। इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया वो 1974 में किया, और इन्होंने डेट रख दी 1968। इसके साथ इन्होंने एक और कंडीशन लगाई कि कोई भी कंट्री 1968 के बाद न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकती। यह भी इन्होंने कंडीशन रखा, और इस ट्रीटी का नाम है एनपीटी। तो भैया 1974 में हम लोगों ने पोखरण के अंदर अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, और इंडिया जो है उसने एनपीटी के ऊपर सिग्नेचर नहीं किए क्योंकि ये इंडिया को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। आज तक भी इंडिया ने एनपीटी के ऊपर सिग्नेचर नहीं किया है, क्योंकि इंडिया का कहना है कि जब तक आप हमें न्यूक्लियर वेपन स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तब तक हम आपको साइन नहीं करेंगे। अब ये न्यूक्लियर इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं इंडिया को, क्योंकि 1968 की इन्होंने अपनी आखिरी डेट रखी हुई थी। अब तो 5 दुनिया में ऐसे कंट्री हैं जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं ऑफिशियली। उसके अलावा इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, नॉर्थ कोरिया है, इजराइल है, वो आपको सबको पता है, राइट। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। यहां पे प्रीलिम्स के लिए आपसे सवाल पूछता हूं कि 1974 में जो इंडिया ने न्यूक्लियर अटैक टेस्ट किए थे पोखरण के अंदर, उस टेस्ट का नाम क्या था? काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा आपको मेरे ख्याल से पता भी होगा, बहुत आसान है। अब चलते चलते थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1974 में जब इंडिया ने टेस्ट किया तो पूरी दुनिया के अंदर जो है एक इंडिया के अगेंस्ट में माहौल बन गया था कि यार एक एशियन कंट्री, चाइना के पास तो पहले से है ही, कि हमारे इतने प्रेशर होने के बावजूद भी इंडिया ने टेस्ट कैसे कर दिया। वो स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है भैया। पूरी अमेरिका ने, यूरोपियन कंट्री ने इंडिया के ऊपर सैटेलाइट सेट किए हुए थे, उसके बावजूद भी हम लोगों ने दुनिया को भनक नहीं लगने दी और हम लोगों ने टेस्ट कर डाले। ये भी बड़ी कमाल की बात है। तो हुआ ये 1974 में ही एक ग्रुप बनाया गया जिसे कहा गया एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इस ग्रुप को फॉर्मेशन एक्चुअली इंडिया के लिए ही हुई थी, क्योंकि 1974 में इंडिया ने किया था, उसके बाद इसको ग्रुप को बना दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को न्यूक्लियर मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवाएगा, और खासकर अगर उसको न्यूक्लियर वेपन के लिए यूज करता है। देखिए पीसफुल पर्पस के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिविलियन यूज के लिए कर सकते हैं, मिलिट्री के यूज लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी और एनएसजी, राइट। अब जब इंडिया ने, चलो यहां पे इंडिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए अमेरिका के द्वारा, यूरोप के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, हम लोगों ने उनकी परवाह नहीं करी। 1998 में फिर से हम लोगों ने यहां पे अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। 5 न्यूक्लियर टेस्ट के, एक आधा नहीं भैया, 5। इसके बारे में भी दुनिया को नहीं पता चला, ये भी बड़ी कमाल की बात है। इस पे तो शायद जॉन अब्राहम की एक मूवी भी आई है, मूवी का नाम मुझे पता नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो जरा, अगर आपने देखा है तो। कैसी मूवी है, थोड़ा रिव्यू भी दे दो मुझे यार, अगर अच्छी होगी तो मैं भी इसको देख सकता हूं। लेकिन मैंने सुना है थोड़ी अच्छी मूवी है, रेटिंग वेटिंग पढ़ा था मैंने, लेकिन समय नहीं मिला मूवी देखने का। खैर, तो जब 1998 में इंडिया ने टेस्ट किया, उसके बाद हम लोग अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी लेके आए, जिसे कहा जाता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ध्यान रखना है। 2003 में हम लोगों ने इस पॉलिसी को ऑफिशियल कर दिया। अब इस पॉलिसी के अंदर ऐसा है क्या, देखिए
इस पॉलिसी के तहत इंडिया कहता है कि मैं किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर सबसे पहले अटैक नहीं करूंगा। नाम से ही समझ में आ रहा है ना, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो पहला अटैक नहीं करूंगा, सेकंड स्ट्राइक करूंगा। सेकंड स्ट्राइक समझते हो? मान लो पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, तो इंडिया सेकंड स्ट्राइक करेगा, और भैया वो सेकंड स्ट्राइक जो है ना इतना डेडली होगा कि अगली कंट्री को जिसने अटैक किया है उसके छक्के छूट जाएंगे। ऐसा इस पॉलिसी के अंदर कहा गया है। दूसरी बात, इंडिया ने इस पॉलिसी के अंदर यह भी कहा गया कि अगर हमारी फोर्सेस को दुनिया में कहीं पर भी टारगेट किया गया तो हम लोग जो है न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर हमारी फोर्सेस के ऊपर दुनिया में कहीं भी अगर केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक होता है तो भैया हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम लोग न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकते हैं। एक लास्ट चीज इसमें ये कही गई कि इंडिया कभी भी ऐसी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करेगा कि जो कि नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। मतलब हम लोग श्रीलंका के ऊपर कभी अटैक नहीं करेंगे। इसे कहा जाता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। चाइना ने के पास भी यही पॉलिसी है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो है क्लियरली नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बेसिकली हमारी जो पॉलिसी है वो डेटरेंट पॉलिसी है ना, डेटरेंट के लिए है, डराने के लिए है, धमकाने के लिए है, अटैक को अवॉइड करने के लिए है। ये पॉलिसी को कैसे कहते हैं? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। थोड़ा आपको मैंने डिटेल यहाँ पे अच्छे खासी दी हुई है, आप जाके इसको क्लियरली देख सकते हो, पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोदी होल्ड्स टॉक्स विद द पुतिन। तो ये एक वर्चुअल मीटिंग है बेसिकली, और इसी साल इंडिया ने जो है रशिया के साथ हमने 75 डिप्लोमेटिक जो ईयर्स थे वो भी कंप्लीट किए हैं हमारे रिलेशनशिप के। तो वो थोड़ी सी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये वर्चुअल मीटिंग जो है मोदी जी ने पुतिन के साथ की है, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पे बात कही है, क्योंकि अभी अभी मोदी जी जो है G7 की मीटिंग अटेंड करके आए हैं। तो जैसे यूक्रेन क्राइसिस के बारे में हम लोगों ने बात किया, कोविड के बारे में बात किया, वैक्सीन के बारे में बात किया, और फर्टिलाइजर्स के बारे में बात किया, दुनिया भर के मुद्दों के बारे में हम लोगों ने बात किया, जो कि यूजली हम लोग बात करते रहते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है ना। हम लोग इस आर्टिकल में क्या कर सकते हैं, इंडिया और रशिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ इन दोनों के डिफेंस रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कोल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका और रशिया के बीच में जो इश्यूज चलते थे, इंडिया और रशिया के रिश्ते काफी गहरे थे। अमेरिका के साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन काफी खराब रहे हैं, क्योंकि यूएसए हमेशा पाकिस्तान के क्लोज में रहा है। आज आपको जितना इंडिया अमेरिका क्लोज दिखते हैं ना भैया, बहुत अलग अलग हुआ करते थे एक समय में, 15-20 साल पहले। इसीलिए हमारे रिश्ते अभी तक भी बहुत गहरे नहीं हो पा रहे हैं। बीच में एक तरह का डाउट रहता है। अगर आप कभी भी किसी भी इंडियन को पूछोगे जो थोड़े से अगर पुरानी जनरेशन को, अपने मम्मी पापा को पूछोगे, तो हमेशा वो ये बोलेंगे कि अब यूएसए जो है वो बहुत बेकार कंट्री है, यूएसए जो है सिर्फ अपने बारे में सोचता है, राइट? क्योंकि वो उसी समय से गुजरे हुए हैं। उस समय कोल्ड वॉर चला करता था, अमेरिका के साथ हमारे यहाँ पे रिश्ते काफी खराब थे। रशिया को लेके हमारी फीलिंग बहुत अच्छी है हमेशा से ही। तो रिश्ते हमारे कुछ इस तरह से रहे, लेकिन अभी थोड़े समय में, पिछले 5-7 सालों में जो है थोड़ा सा हमारे रिश्ते खराब हुए हैं, इन द सेंस कि हम लोग दूसरी कंट्री वगैरह से वेपन वगैरह खरीदने लगे हैं, इजराइल से, फ्रांस से, अमेरिका वगैरह से। और रशिया भी धीरे धीरे जो है चाइना और पाकिस्तान के क्लोज हो रहा है। तो डिफेंस रिलेशनशिप में हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा हमारा डिफेंस जो सेक्टर है वो रशिया के ऊपर डिपेंड करता है। 80 से 90% हमारे जो डिफेंस वेपन्स हैं, वो जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया बेस्ड है। तो भैया लोग ऐसे फालतू बकवास करते हैं कि हम लोग यूक्रेन का साथ क्यों नहीं देते, वो सब। अरे भैया कैसे दोगे यार, हमारा तो पूरा डिफेंस सेक्टर ही रशिया के ऊपर डिपेंड करता है, हिस्टोरिकली डिपेंडेंस है। तो एकदम से रशिया को थोड़ी छोड़ सकते हैं। छोड़ते छोड़ते भी कम से कम 20-30 साल लग जाएंगे। अगर टेक्नोलॉजी को रिप्लेस भी करते हो अमेरिकन, इजरायली और फ्रांस से, तब भी 30-40-50 साल लग जाएंगे। इतना आसान नहीं होता है। तो हम दोनों के बीच में जो है कई सारी हम लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, जैसे इंदिरा हो गया, ब्रह्मोस के बारे में आपको पता ही है। हमारा जो सुखोई विमान है वो हम लोगों ने रशिया से लिया हुआ है। हमारा अभी हम लोगों ने S-400 जो है वो एक अपना न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम भी वहाँ, सॉरी न्यूक्लियर नहीं, वो एक जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हम लोगों ने वहां से लिया है। हमारा जो T-90 भीष्मा जो टैंक है वो भी भैया रशिया से लिया है। हमारे पास जो अभी सबमरीन है इंडिया के, जो न्यूक्लियर जो हमारा जो इवन एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रमादित्य, वो भी हम लोगों ने रशिया से लिया है। इंडिया में जो है 15 कन्वेंशनल सबमरीन है, जिनमें से 9 तो रशियन ही है भैया। तो रशिया से हम लोग कैसे डीलिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो डिफेंस रिलेशन के बारे में आपको मैंने बता दिया है। बाकी हम लोग जो है पैसेज एक्सरसाइज भी करते हैं। पैसेज का मतलब होता है पैसेज एक्सरसाइज। बेसिकली जो रशिया के शिप है वो इंडियन ओशन में आते हैं,
रशिया वाले शिप जो है इंडियन ओशन में आते हैं, वो उसके साथ थोड़ा बहुत हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। पैसे से एक्सरसाइज हम लोग कई सारी कंट्री के साथ करते हैं, ब्रिटेन के साथ भी करते हैं, यूएसए के साथ भी करते हैं, ये थोड़ा बहुत जो है आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज है, जैसे टी सेंटर है, इंदिरा है, ऑलरेडी मैंने को बता दिया, राइट। इंदिरा जो है वो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों यहाँ पे काम करते हैं। जपैड 2021 जो है मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसके अंदर रशिया भी इंक्लूड था। थोड़ी थोड़ी चीजें बस आपको ये पता होनी चाहिए इंडिया रशिया के बारे में। आगे बढ़ते हैं। बीबीबी एरा एंड्स, ये बीबी की वाइन्स वाला बीबी नहीं है, दूसरा बीबी है। न्यू बॉडी टू सिलेक्ट चीफ ऑफ द पीएसयू बैंक्स इंश्योरेंस फर्म्स। देखिए हमारे पास जो है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, ठीक है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, ये क्या करता था, इसको एक्चुअली सरकार ने अभी जो है 2014 में ही बनाया गया था, विद द रिकमेंडेशन ऑफ नायक कमेटी के रिकमेंडेशन में बनाया गया था। इसका काम क्या था कि जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, और जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके चीफ को अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी बीबीबी के पास, ठीक है। 2014 में इस कमेटी को हम लोगों ने बनाया, 2016 में फाइनली हम लोगों ने इसको अप्रूव किया। अब क्या कर दिया सरकार ने, इसके फंक्शन को अलग कर दिया है। आपको बताता चल कि ऑटोनोमस एक संस्था है, और इसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो सिर्फ रिकमेंडरी होती हैं। फाइनल जो डिसीजन है वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के द्वारा लिया जाता है। दोबारा से रिपीट करता हूं, बीबीबी जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है। 2014 में जो है कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिकमेंडेशन में 2016 में हम लोगों ने फाइनली इसको बनाया था। इसका काम क्या होता है, पीएसयूज और इंश्योरेंस कंपनीज के चेयरपर्सन को अपॉइंट करना होता है, बेसिकली रिकमेंडेशन देनी होती है, राइट। अभी सरकार ने क्या किया गया, इस बीबीबी को एक्चुअली रिप्लेस कर दिया गया है, किसके द्वारा, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन के द्वारा, एफएसआईबी, राइट। अब ये क्या करेंगे, ये जो है इंश्योरेंस कंपनीज के और जो पीएसयूज हैं उनके चेयरपर्सन वगैरह को अपॉइंट करेंगे। अभी किसको अपॉइंट किया गया, भानु प्रताप शर्मा को, जो पुराने बीबी की चेयरमैन हुआ करते थे, तो भैया अभी वो एफएसआईबी यानी कि नई बॉडी के चेयरपर्सन भी होंगे। ये बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अभी हम सरकार ने बीबीबी को रिप्लेस कर दिया है बाय अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। राइट टू एक्ट के तहत ये कहता है, राइट टू एक्ट, कि जो बीबीबी है ये पब्लिक अथॉरिटी हुआ करती थी, अभी तो नहीं है, खत्म हो गई है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट हाइक्स ड्यूटी ऑन द गोल्ड टू कुशन रूपी। देखिए थोड़ा अगर मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूं अपने हिसाब से, तो बात यह है कि करंट अकाउंट डेफिसिट वाली सारी समस्या यहाँ पे है, और इंडिया का जो रूपी है वो भी कमजोर होता चला जा रहा है, राइट। तो दो समस्याएं हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट और इंडियन रूपी की डॉलर के हिसाब से वैल्यू जो कि लगातार गिर रही है अनफॉर्चुनेटली। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जब हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक होते हैं हमारे गुड्स और एक होते हैं हमारे सर्विसेज। सर्विसेज को इनविजिबल भी कहते हैं और गुड्स को जो है विजिबल भी कहते हैं, एनीवेज वो बात अलग है। तो मतलब इंडिया से रुपया बाहर, डॉलर जो है वो बाहर जा रहा है, अंदर नहीं आ रहा है, मतलब इंडिया के अंदर आना चाहिए था। अब इसके लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, एक तो है हमारे पास ऑयल और दूसरा है गोल्ड। दोनों ही केस में इंडिया जो है बहुत बड़ा इंपोर्टर है, ऑयल के केस में भी और गोल्ड के केस में भी। अब देखिए ऑयल को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो हमारी मजबूरी है, इसको तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। गोल्ड को तो कर सकते हैं ना कंट्रोल। तो होता क्या है, जब गोल्ड, मान लो यूएसए से हम लोग गोल्ड मंगा रहे हैं, वो गोल्ड यूएसए से इंडिया में एंट्री करता है, तो यहां पे बॉर्डर के ऊपर जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, तब जाके वो इंडिया में एंट्री करता है। मान लो इसका प्राइस था 1000 रुपीज और इसके ऊपर जो है 50 रुपए का हम लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, तो टोटल प्राइस कितना हो गया, 1050 रुपीज। इसे कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। तो इंपोर्ट ड्यूटी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस होगा। तो सरकार क्या करती है, इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर देती है, ताकि वो पर्टिकुलर सामान इंडिया में महंगा हो जाए और जनता उसकी डिमांड कम करे। सीधी सी बात है, जब भैया उसका प्राइस हाई होगा तो डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। यही सरकार ने बेसिकली यहाँ पे किया है, उसके इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है गोल्ड के ऊपर, ठीक है। तो यही पूरे का पूरा आर्गुमेंट इन्होंने यहाँ पे दिया है, और मेन पर्पस क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा एडिटोरियल सेक्शन। देखिए एडिटोरियल सेक्शन में
टू बी ऑनेस्ट इससे बहुत बढ़िया हो सकता था, लेकिन कुछ चीजें डेफिनेटली हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलेंगी। तो नुपुर शर्मा के से इन्होंने शुरुआत की है। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, उसके बाद जो जो चीजें हुई देश में, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अरब कंट्रीज ने भी इंडिया को काफी क्रिटिसाइज किया। इवन यहाँ तक हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू जी, वो कहाँ गए हुए थे, यूएई में गए हुए थे, और यूएई के मिनिस्टर ने उनसे मिलने से मना कर दिया। इतनी बड़ी बात हो गई, मतलब इतने बड़े कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट की एक तरह से ह्यूमिलेशन हुआ, किसी छोटे मोटे मंत्री को भेज दिया, यार ये कोई बात थोड़ी हुई। तो उसी के बारे में बात कही गई है कि जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, जो उसके बाद में देश में दंगे हुए, वो सारी चीजें हुई, और अभी जो है कन्हैया लाल को की जो है डेथ हुई है ना, वो सारे सिनेरियो में बेसिकली ये एडिटोरियल को लिखा गया है। तो उसकी वजह से जो इंडिया का डैमेज हुआ है इंटरनेशनली, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ये हमारे अजीत डोवल जी ने भी कहा है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। उनका कहना है कि नुपुर शर्मा की पूरी कंट्रोवर्सी की वजह से इंडिया की जो ग्लोबल रेपुटेशन है वो एक्चुअली गिर गई है, गिरी है थोड़ा सा उस कंट्रोवर्सी की वजह से। लेकिन उन्हें साथ के साथ ये भी कहा कि वेस्टर्न मीडिया में, सोशल मीडिया में इंडिया के खिलाफ बहुत ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाई जाती है, जो कि एक्चुअल रियलिटी से अलग है। इंडिया में अगर आप जाओगे तो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी जो है बहुत अच्छे से मिलकर रहती हैं, और जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, हमारी सोसाइटी के साथ बिल्कुल पूरी तरह से एंगेज रहती है। और सोशल मीडिया में जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी एक ब्लॉग लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के फ्रेंड मिस्टर अब्बास जो है रमसादा के बारे में बताया था। अब जब उन्होंने मिस्टर अब्बास के बारे में बताया तो बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन करने लगे कि अब्बास जो है वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, वो है ही नहीं। फिर बाद में जो है मिस्टर अब्बास ने खुद कहा कि भैया वो हैं, और मिस्टर अब्बास जो है अभी भी गुजरात में ही रहते हैं। उनके दो बेटे हैं, एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, एक इंडिया में रहता है। तो वो एक्चुअली स्टोरी बिल्कुल सही थी। तो मिस्टर अब्बास के पिताजी की डेथ हो गई थी बचपन में, तो मिस्टर अब्बास ना बहुत बार नरेंद्र मोदी जी के घर पे भी आया करते थे, और इनकी जो माता जी हैं वो उनके लिए खाना वगैरह भी बनाया करती थी ईद पे या वैसे नॉर्मली जब वो आते थे। तो इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये है कि मोदी जी बताना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक साथ ही पले बढ़े हैं, और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो बिल्कुल एक साथ है, तो हम अलग नहीं हैं। तो ये इंडिकेट करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, मोदी जी ने भी कहा, अजीत डोवल जी ने भी कहा, और भी जो है मिनिस्टर्स ने ये बात कही है। राइट, तो यहां से इस आर्टिकल की शुरुआत की गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री की और प्रेजेंट की, ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहले राइट्स नहीं होते थे भैया। हिस्ट्री में मतलब अनगिनत जो है इंसिडेंट मिलते हैं जब राइट्स हुए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पहले तो सारी टेरिटरी एक ही हुआ करती थी, तो पहले भी राइट हुआ करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया में राइट्स हुए हैं और इंडियन गवर्नमेंट को माफी मांगनी पड़ी है अरब कंट्री से। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया में जो राइट्स हुए हैं या जो बयानबाजी हुई है उसका इतना ज्यादा इंटरनेशनलाइजेशन हुआ है। पहले इस तरह की जो चीजें होती थी उसको जो है वो लोकल हुआ करती थी, तो इसलिए अरब कंट्रीज वगैरह उस पर ज्यादा रिएक्ट करती नहीं थी, भाई इनका लोकल मामला है, अपने आप ही सुलट लेंगे, निपट लेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, उसका इंटरनेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, वी नेवर फॉरगेट टू मेंशन दैट द मुस्लिम्स आर क्लोजली इंटीग्रेटेड इन द इंडियन सोसाइटी एंड हैव नेवर एम्पथाइज्ड विद द जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर ट्रांजैक्शनल एम्स। इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं भैया वो अलग हैं दुनिया के मुस्लिम से, ऐसा मैं नहीं, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं। इसका क्लियरली एग्जांपल आपको दिखा सकते हैं हम लोग कैसे। ये देखिए, जब आईसिस ने धीरे धीरे जब उभरना शुरू किया था, ब्रिटेन से, फ्रांस से, अमेरिका से, दुनिया भर की कंट्री से, वेस्टर्न कंट्री से बहुत सारे लोगों ने वहां पे जाके ज्वाइन किया था। इंडिया से बहुत ही कम लोगों ने आईसिस को ज्वाइन किया। अगर हम लोग इससे पहले अल कायदा की बात करें, अल कायदा ने जब अपने पीक पे हुआ करता था, अल कायदा में हार्डली कोई इंडियन हुआ करता था, लेकिन उस समय में भी बहुत सारे यूरोपियन जो है वो अल कायदा का पार्ट हुआ करते थे। ऐसी क्या खास बात है कि इंडिया में इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन होते हुए भी आईसिस और अल कायदा के अंदर इतने कम लोग जो है वहां पे जाते हैं? इसका कारण एक है कि इंडिया का जो मुस्लिम है वो हमारी सोसाइटी के साथ काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड है, और जो दुनिया में जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करता है। इसका सिर्फ यही एक रीजन हो सकता है। हालांकि ऑफ लेट साउथ इंडिया से, खासकर केरला वगैरह से, कर्नाटका वगैरह से कुछ लोगों ने वहां पे जाके
ज्वाइन किया है, लेकिन 20-50 लोगों ने ज्वाइन किया, कोई बहुत ज्यादा संख्या नहीं है। जहां तक हम लोग करोड़ों, हम लोग तो भैया सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेस कंट्री हैं, उसके कंपैरिजन में अगर 20-50 लोगों ने किया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पे एक सवाल पूछा गया था किसी टीवी डिबेट में एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट के द्वारा, उन्होंने जो है नॉर्थ और साउथ इंडिया की बात कही थी। नॉर्थ इंडिया से हार्डली ऐसे केस आते हैं कि जब किसी यंग मुस्लिम ने आईसिस को जाके ज्वाइन किया है, जबकि साउथ इंडिया जैसे केरला से, कुछ तमिलनाडु से, कर्नाटका से कुछ लोगों ने वहां पे जाके ज्वाइन किया है। जबकि साउथ इंडिया जो है, मतलब हम लोग जब साउथ इंडिया की बात करते हैं तो वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, टैक्स सेवी हैं, जॉब करते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है। इसका क्या रीजन हो सकता है, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं। ठीक है, ये सवाल जो है इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है कई बार कि साउथ इंडिया में पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, ज्यादा अवेयर होने के बावजूद भी, वहां से ज्यादा यूथ वो आईसिस को जाके ज्वाइन क्यों करता है। नॉर्थ इंडिया में जहां पे थोड़ी सी लिटरेसी लेवल उतना ज्यादा नहीं है, जो है एम्प्लॉयमेंट भी उतनी ज्यादा नहीं है, बैकवर्डनेस कंपैरेटिवली ज्यादा है साउथ के कंपैरिजन में, यहां से कम लोग जो है जाके क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। ये सवाल मेरा आपसे है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एडिटोरियल ने क्या कहा है, देखिए इनका अपना पर्सनल व्यू है ये, राइट। इन्होंने ये कहा कि इंडियन मुस्लिम हो सकता है कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है जब कोई इंटरनेशनल इशू होता है तो हमारे इंडियन मुस्लिम जो है वो सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करते हैं उसके अगेंस्ट में। जैसे आपको अगर एग्जांपल दूं मैं, जैसे फ्रांस के अंदर जो है काफी इशू हुआ था जब प्रोफेट जी का कार्टून बनाया गया था वो एक मैगजीन के द्वारा, तो बहुत सारे इंडियन मुस्लिम जो है वो सड़कों पे यहाँ पे आए थे। दैट्स अ थिंग। बट ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट में, टेररिज्म के अगेंस्ट में भी इंडियन मुस्लिम जो है सड़कों पे आते हैं, राइट। मतलब जब हमारे मुस्लिम जो है सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करते हैं तो उनका जो है रीजन ये नहीं होता कि सोसाइटी को डिस्टर्ब करना है। हाँ, इस्लाम के खिलाफ अगर कुछ चीज होती है तो डेफिनेटली वो आते हैं। टेररिज्म के अगेंस्ट में भी हमारे यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो खुल के बोलती हैं, दे डू नॉट सपोर्ट टेररिज्म एट ऑल, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है। सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंसर्न्स ऑफ इंडिया मुस्लिम्स आर हैज ऑलवेज बीन लोकल, इंटरनेशनलाइजेशन शुड बी अवॉइडेड। इस्लामिज्म, जिहादिस्ट लैंडस्केप। अब जो है थोड़ा सा इन्होंने अरब कंट्री के बारे में, मतलब जो है मिडिल ईस्ट के बारे में बात किया है। जब हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान की, देखिए ये टर्म बहुत बढ़िया है, इस कोट को आप लिख भी सकते हो। रिलीजनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटाइजेशन ऑफ द रिलीजन इज द रूट ऑफ द इस्लामिज्म। इसका पाकिस्तान बिल्कुल जीता जागदा एग्जाम्पल है। पाकिस्तान क्यों बना? पॉलिटाइजेशन ऑफ रिलीजन की वजह से ही तो बना ना, और रिलीजनाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स की वजह से बना पाकिस्तान। अगर रिलीजन का पॉलिटाइजेशन नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। ये भी बहुत बड़ी बात है। यहां पे एक चीज आपको बताता चलता हूं दैट व्हाट यूनाइट्स इस्लामिस्ट एंड द जिहादिस्ट इज देयर विजन ऑफ द शरिया बेस्ड इस्लामिक स्टेट एज डिजायर्ड एज द पॉलिटिकल ऑर्डर। तो जितनी भी जो जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं सब जो है पॉलिटिकल ऑर्डर में बिलीव करती हैं जो कि शरिया के ऊपर बेस्ड है। इंडियन मुस्लिम जो है इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। Muslims have always been found the charm and the influence of the India's constitution। हमारे मुस्लिम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिलीव करते हैं रादर देन रेडिकल इस्लाम के अंदर, ठीक है। और हम लोग जो है सेकुलर नेशनलिज्म के अंदर बिलीव करते हैं। इसके बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हम लोगों ने पास्ट में भी देखे हैं, प्रेजेंट में भी देख रहे हैं। लेकिन क्या इसकी वजह से हम लोगों को केयरलेस हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे रेडिकलाइजेशन हो रहा है तो डेफिनेटली उसको लेके भी काम किया जाना चाहिए। तो रेडिकलाइजेशन किसी भी तरह की सोसाइटी में हो सकता है, राइट। कंफ्लिक्ट की अगर हम लोग बात करें, तालिबान और अलकायदा, राइट, देखा जाए तो ऊपर ऊपर से तालिबान और अलकायदा के बीच में आपस में काफी डिफरेंसेस हैं, लेकिन कुछ खास चीजों पे वो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं। तालिबान को जो खतरा है वो किससे है? वो है आईसिस से और वो है खोरस्तन से, मतलब इस्लामिक स्टेट खोरस्तन से। ये दोनों जो है वो अलकायदा के अगेंस्ट में भी हैं और तालिबान के अगेंस्ट में भी हैं। अब यहाँ पे बताता चलूं बात कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन है, बॉर्डर है बेसिकली, वो वहां पे बहुत सारी जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बर्थ प्लेस है। हालांकि पाकिस्तान भी परेशान है टेररिज्म से, लेकिन भैया पाकिस्तान जो है टेररिज्म का मिसयूज करता है इंडिया के अगेंस्ट में। अब यहाँ पे इंडिया वाला एंगल कहां से आ गया? इंडिया वाला एंगल यहाँ पे इसलिए आ गया क्योंकि अल कायदा जो है वो इंडिया के खिलाफ सीधा सीधा बात करता है। अल कायदा जो है इंडिया के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात करता है।
और जब तालिबान और अलकायदा वो दोनों आपस में मिल गए हों, मतलब ऐसे तो सरेआम बोलते नहीं है लेकिन सबको पता है कि मिले हुए हैं पीछे से, कुछ डिफरेंसेस तो हो सकते हैं डेफिनेटली, तो इसका मतलब इंडिया को भी यहाँ पे डेंजर हो सकता है। इंडिया में जो है रेडिकलाइजेशन बढ़ाने की टेक्निक उनकी वो यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के जो लार्जली जो हमारे यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिलीव करती है, तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को और मुस्लिम कम्युनिटी को, सारी कम्युनिटीज को जो यहाँ पे रहती हैं, उनको जो है इस चीज के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या ये इंडिया के लिए थ्रेट है अलकायदा और तालिबान, आईसिस वगैरह? आईसिस ने तो देखिए अभी और खास इंडिया के बारे में कुछ खास बातें नहीं बोली हैं, लेकिन अलकायदा ने बार बार बोला है, राइट। देखिए तालिबान और अलकायदा में एक डिफरेंस है। अब तालिबान जो है वो अफगानिस्तान तक लिमिटेड रहना चाहता है, लेकिन अलकायदा जो है वो पूरी दुनिया को जो है अपने अंदर में कवर करना चाहता है, मतलब इस्लामाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। ये जो है अलकायदा की आइडियोलॉजी है, तालिबान जो है सिर्फ अफगानिस्तान तक लिमिटेड रहना चाहता है। तो जो क्या अलकायदा का जो इतना बड़ा ड्रीम है, क्या वो उस इंडिया उसका टारगेट नहीं है? बिल्कुल उसका टारगेट है। तो इसलिए जो थोड़ा बहुत आपको ये पता होना चाहिए। तो ट्रांसनेशनलाइजेशन ऑफ द लोकल टेंशंस and the Islamization of the local politics have always been exacerbated deadly conflict। इसका मतलब ये कह रहा है वो कि जो हमारे लोकल कन्फ्लिक्ट होते हैं उनका इंटरनेशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से इंडिया को ही ओवरऑल नुकसान होगा, हमारी खुद यहाँ पे जो कम्युनिटीज रहती हैं उनको नुकसान होता है ना, क्योंकि उनकी वजह से वो हो सकता है उनके बीच में इलविल पैदा हो सकती है, हार्मनी वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पे डेंजर में आ सकती हैं। तो ये जो है इस पूरे आर्टिकल का जो है निचोड़ था। बहुत ज्यादा ऑर्डरली फैशन में इसको नहीं लिखा गया है, कुछ कुछ चीजें जो है इधर उधर लिखी गई हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हम लोग ने उस पर्सपेक्टिव से बना सकते हैं। खैर सबको मिलजुल के रहने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिलीव करें, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर बिलीव करें, राइट। और कुछ एडिशनल आर्टिकल भी मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल दिए हैं, आप इसको भी डेफिनेटली पढ़ सकते हो। सेडिशन लॉ के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा चर्चाएं कर चुके हैं, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, लेकिन बिना लाइक किए और बिना कमेंट किए, ठीक है, किसी को भी नहीं जाना है। लाइक और कमेंट का वेट करूंगा मैं, देखता हूं कितने बच्चे आज रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।